आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी द ड्रोन। फिल्म की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां एरिक को दिखाया जाता है जो कि कार से कुछ नंबर प्लेट और बैग निकालकर अपने फिंगरप्रिंट्स को रिमूव कर रहा होता है और अब इस आइलैंड के खूबसूरत से घर में एंट्री करता है और वह चौकन्ना हो जाता है। उसे सस्पिशियस एक्टिविटी का अंदेशा होता है, पर अंदर जाने के बाद वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। दरअसल इस घर के अंदर वह डेनिस नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है और अब वह उसकी आवाज़ का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वह समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहाँ पर वह किनारे का दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। वहाँ पर चारों तरफ खून बिखरे पड़े होते हैं। यह देखकर वह डर जाता है और जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करके वह बाल्टी के साथ समुद्र में सब कुछ फेंक देता है ताकि वह पकड़ा न जाए। यह सब कुछ साफ करके वह जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है तभी दोबारा उसे फिर से किसी के पुकारने की आवाज़ होती है। पीछे मुड़कर देखता है तो यह मैट होता है जो कि अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर एरिक बोलता है मुझे नहीं पता वह कहाँ पर है। अब ये दोनों किनारे से उस घर में आते हैं जहाँ वह देखते हैं कि पाल भी आ गया होता है। दरअसल ये तीनों दोस्त होते हैं और सभी मिलकर $40 मिलियन की एक पेंटिंग की चोरी की होती है और यहीं पर एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाकर और आपस में मिलकर पैसे को बांटकर इस देश को छोड़कर भागने वाले होते हैं। दरअसल डेनिस के पास ही पेंटिंग होती है, उसे ही सबसे पहले यहाँ पर आना होता है क्योंकि प्लान यही था। लेकिन अब डेनिस वहाँ पर नहीं होती है लेकिन पेंटिंग वहीं पर होती है, इसलिए अब लोगों को शक होता है कि हो सकता है एरिक ने उसे मार डाला हो, क्योंकि जो पेंटिंग होती है उसे एरिक ने लिया होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता डेनिस के बारे में। ये सब कुछ सुनकर उसके दोस्त कुछ नहीं बोलते हैं और डेनिस का वेट करने लगते हैं और पुलिस से बचने के लिए सभी लोग अपने अपने फ़ोन को एक बैग में रखकर वह एरिक को दे देते हैं ताकि वह समुद्र के अंदर फेंक सके, जिससे पुलिस उन्हें कभी ट्रैक न कर पाए। लेकिन एरिक जैसे ही बैग फेंक कर समुद्र से आने लगता है तभी समुद्र से आवाज़ आने लगती है और यह आवाज़ सभी दोस्तों को सुनाई देती है और इस आवाज़ से सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और इस आवाज़ का पीछा करते हुए तीनों दोस्त अब समुद्र के किनारे तक आ जाते हैं और अब जब इनको होश आता है तब ये आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, आखिर वह यहाँ कैसे आ गए। अब ये लोग वापस उस घर में आते हैं और सोचते हैं शायद थकावट के कारण उनका सिर घूम रहा होगा और इसलिए ऐसा हुआ होगा और अब रात हो गई होती है। हालांकि मैट अपने मॉम को लेकर काफ़ी परेशान रहता है, पर सभी उसे समझाकर बोलते हैं कि वो जल्दी आ जाएंगी, हम उनका वेट करेंगे जब तक वो नहीं आती। पर मैट के जाने के बाद पाल एरिक से पूछता है सच सच बताओ कहीं तुमने उन्हें मार तो नहीं दिया, जिस पर एरिक बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, भला मैं उसे क्यों मारूंगा। लेकिन तभी जैसे ही मैट बाथरूम में जाता है वहाँ पर खून से भरी बाल्टी उसे देखती है। यह देखकर वह परेशान हो जाता है क्योंकि यह वही बाल्टी होती है जिसे एरिक समुद्र में फेंक चुका होता है और यह बाल्टी खून से भरी हुई थी। जैसे ही मैट उसके अंदर हाथ डालता है तभी उसके अंदर से उसकी मॉम का ब्रेसलेट उसे मिलता है। यह देखकर मैट पूरी तरह गुस्सा हो जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है और वह एरिक की तरफ मारने को दौड़ता है, जिस पर एरिक और मैट में काफ़ी बहस हो जाती है। लेकिन तभी इसी बहस के बीच में रात के अंधेरे में उनका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। आखिर इतनी रात को उनका दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है। उन्हें लगता है शायद डेनिस आ चुकी होगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं बाहर एक घबराई हुई बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और वह मदद मांग रही होती है। अब एरिक व पॉल उसकी मदद करने के लिए लड़की के साथ चले जाते हैं, पर मैट घर पर ही था और वह सोच रहा होता है कि आखिर यह बाल्टी कौन रख सकता है यहाँ पर। दूसरी तरफ एरिक व पॉल लड़की के पीछे पीछे काफ़ी आगे आ जाते हैं, जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड गंभीर रूप से घायल मिलती है, जिसे वह इलाज के लिए अपने साथ लेकर आते हैं और अब वह तीनों लड़कियां अपने होश में आ चुकी होती हैं और उनसे एरिक पूछता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गई, यहाँ आसपास तो कोई घर नहीं है। जिस पर लड़कियां बोलती हैं कि हम लोग समुद्र सफ़र पर निकले थे और हमारी बोट एक्सीडेंट में पूरी तरह से डूब गई और हम तैरते हुए यहाँ तक आए हैं। और तीनों लड़कियाँ अपना अजीब अजीब नाम बताती हैं, जिस पर लड़के हंसने लगते हैं, पर उन्हें जरा भी अनुमान नहीं लगता कि यह किस खतरे की निशानी है। यह लड़कियां नहीं, लड़की के रूप में मौत उनकी घर पर दस्तक दी होती है, पर ये लोग इससे बेखबर थे। अब लड़कियां भी इनके बारे में पूछती हैं
जिस पर एरिक व उसकी फ्रेंड बोलते हैं हम लोग बैचलर पार्टी के लिए यहाँ पर आए हैं। अब लड़कियाँ अपने को मदद बुलाने के लिए इनका मोबाइल मांगती हैं, जिस पर एरिक झूठ बोल देता है और कहता है हम लोग मोबाइल नहीं लेकर आए हैं, पर सुबह ही हम आप लोगों को सुरक्षित जगह छोड़ देंगे। अब रात जैसे ही होती है और लोग सोने जाते हैं, तभी पाल देखता है वह बाइक जो समुद्र में फेंक चुके होते हैं वह अब भी कमरे में आ चुका होता है, जबकि एरिक उसे समुद्र में फेंक चुका होता है। पाल यह देखकर घबरा जाता है, पर बिना कुछ सोचे वह बाइक और उस पेंटिंग को बेड के नीचे डाल देता है। हालांकि यह सब बात पाल जाकर मैट से बताता है और कहता है हो सकता है एरिक हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, क्योंकि जो बैग हम लोगों ने समुद्र में फेंकने के लिए दिए थे वह बैग अब भी बेडरूम में क्या कर रहा है। अब उन्हें भरोसा हो जाता है कि डेनिस को एरिक ने ही मारा होगा, लेकिन तभी वहाँ एरिक भी आता है, जिससे बहस काफ़ी बढ़ जाती है और बोलता है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ पर और कुछ है जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों को अपने अपने इमोशंस पर काबू रखने होंगे और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। बस हमें आज की रात का वेट करना है और कल ये लड़कियां भी यहाँ से चली जाएंगी और हो सकता है कल तक डेनिस भी आ जाए और हम लोग यहाँ से दूसरे देश में निकल जाएंगे। अब तीनों दोस्त इन लड़कियों के पास आते हैं, जहाँ लड़कियाँ इनसे गेम खेलने को कहती हैं, जिससे कि ये एक दूसरे के बारे में और अधिक जान सकें। अब खेल शुरू होता है, जिसमें लोग एक दूसरे के बारे में बताते हैं और खेलते खेलते सभी लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट कट जाती है। लाइट कटने के बाद एरिक जैसे ही लाइट को बनाने के लिए बाहर आता है और तभी पीछे पीछे वहाँ पर एक लड़की भी आती है। लेकिन उसी समय समुद्र से अजीब सी आवाज़ फिर से आने लगती है, जिसे सुनकर एरिक फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है। लेकिन एरिक की यह हालत देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह होती है कि उस आवाज़ का जरा भी असर उस लड़की पर नहीं होता। इस बात को एरिक ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह पहले से ही हिप्नोटाइज हो चुका होता है और उसके दोस्त और वह समुद्र की तरफ फिर से बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में फिर से होश आता है, तो देखते हैं चारों तरफ खून व इंसानी ऑर्गन्स बिखरे पड़े थे। ये देखकर एरिक व उसकी फ्रेंड्स घबरा जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से लड़की की फ्रेंड एरिक के ऊपर गन तान देती है और बोलती है मेरी फ्रेंड कहाँ है, तुमने उसे मार डाला ना, वह तुम्हारे पीछे ही तो आई थी। जिस पर एरिक कुछ समझ नहीं पाता, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर उसे तो कुछ होश ही नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ तो अजीब है। जब मैं आया था तब भी यहाँ पर समुद्र के किनारे इसी तरह से खून बिखरा पड़ा था और ऐसे ही ऑर्गन्स बिखरे पड़े होते हैं। और बोलता है दरअसल हमें लड़ने की बजाय अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल इसके बाद मैट भी अब गायब हो चुका होता है और वह लड़की भी गायब हो चुकी होती है। दोबारा फिर से समुद्र से वही अजीब आवाज़ें आने लगती है, जिससे इनका सर फटने लगता है और ये फिर से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अपने आप को होश में रख पाते हैं। अब यह देखकर पाल समझ जाता है कि यह आवाज़ हम लोगों को सोचने समझने की क्षमता को कम कर दे रही है और हमें हिप्नोटाइज कर दे रही है, जिस पर वह अपने कान को बंद करने की सलाह देता है और ख़ुद को बांधे रखने की सलाह देता है और यहाँ से जल्द घर के अंदर जाने को कहता है। लेकिन जैसे ही वह घर में जाते हैं वह देखते हैं वह लड़की पहले से ही वहाँ पे घर में होती है। यह देखकर एरिक को उसके ऊपर तुरंत शक हो जाता है और बोलता है आखिर तुम कहाँ गायब हुई थी और तुम अब इस घर में कैसे आ गई, और तुम अगर यहाँ पर हो तो बाहर वह खून किसके हैं। यह बोलकर उसके ऊपर गन तान लेता है। लेकिन तभी फिर से समुद्र से वही आवाज़ें आती हैं, जिससे एरिक हिप्नोटाइज हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर लड़की उसके सीने में चाकू घुसा देती है और वहाँ से भाग जाती है। एरिक को जब होश आता है तब वह खुद को बाथरूम में पाता है और पाल उसके घाव को साफ कर रहा होता है। अपने घाव को साफ होने के बाद एरिक फिर से बाहर आता है और माइक को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वह फिसल कर गिर जाता है और स्लिप होते ही कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचते हुए समुद्र के अंदर लेकर जाती है और उसे समुद्र के बीचों बीच डुबो देती है। हालांकि यह सब कुछ पाल देख रहा होता है और देखकर वह पूरी तरह से डर चुका होता है। लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद पाल खुद को एक मोटे सी पिलर में अपने आप को बांध लेता है और अपने कानों को पूरी तरह बंद कर लेता है, क्योंकि उसे किसी तरीके से यह रात बितानी होती है। उससे अपने आप को बांधने के बाद आवाज़ें बहुत बार आती हैं। पाल हिप्नोटाइज भी होता है, पर रस्सी से बंधे होने के कारण वह
खींचा नहीं जाता और वह बच जाता है। और अब सुबह होती है और जब पाल को होश आता है तब वह अपने आप को रस्सी से खोलकर वह घर के अंदर आता है, जहाँ पर पाल अपने फ्लैशबैक में देखता है, जहाँ पर वह एरिक को पकड़ाने के लिए पुलिस को पहले ही बता दिया होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एरिक शायद उनके साथ गद्दारी करेगा और एरिक ने ही शायद डेनिस को मारा है। लेकिन तभी समुद्र की तरफ उसकी नज़र जाती है, जहाँ पर वही तीनों लड़कियाँ उसी समुद्र के बीचों बीच एक गाना गाते हुए दिखाई देती हैं जो उसे बुला रही होती हैं। यह गाने की धुन के साथ पाल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह हिप्नोटाइज होता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है और चलते चलते वह अपने आप समुद्र के किनारे चला जाता है, जहाँ पर वह लड़कियाँ पकड़कर उसे समुद्र के अंदर डुबो देती हैं। असल में यह लड़कियाँ कोई आम लड़की नहीं होती हैं, यह एक मरमेड होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करके मार डालती थी। फिल्म के एंड में डेनिस को भी दिखाया जाता है जो कि समुद्र के एक किनारे पर घायल अवस्था में पड़ी होती है। किसी तरह से अपने घाव को पोंछकर वह उस घर में जाती है जहाँ पर उन्हें मिलना होता है। घर में जाने के बाद वह देखती है वह पेंटिंग उसी तरह से पड़ी हुई है और सभी दोस्त उसके गायब होते हैं। यह देखकर डेनिस भी घबरा जाती है, लेकिन तभी एक अदृश्य आवाज़ उसे भी घर से खींचते हुए उस समुद्र में लेकर आ जाती है और उसे भी डुबोकर मार देती है। दरअसल यह जो तस्वीर होती है यह एक मिरमिट की ही तस्वीर होती है और सारी घटना इसी तस्वीर से जुड़ी होती है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।